आपका 13 तारीख का वोट उत्तर प्रदेश को विकास के पथ के ऊपर आगे ले जाने वाला जो काम आदरणीय योगी जी महाराज ने विगत 7 वर्षों के अंतर्गत किया उसके लिए होगा। आपका 13 तारीख का वोट इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने गरीब की चिंता करी, महिलाओं की चिंता करी, नौजवानों की चिंता करी, किसान की चिंता करी, जिन्होंने छोटे छोटे व्यक्ति की चिंता करने के साथ ही भारत का परचम पूरी दुनिया में फहराने का काम किया। आपका 13 तारीख का वोट उसके लिए हुआ। भाई और बहनों, मैं आप सब लोगों के अगर विकास की उस श्रृंखला को बताना शुरू कर दूं तो घंटों लग जाएंगे। श्रद्धेय मोदी जी के 10 वर्ष के कालखंड के बारे में बताना शुरू करूं, एक एक बार बताऊं तो कई घंटे लग जाएंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के 7.5 वर्ष के कालखंड के बारे में बताना शुरू तो कई दिन लग जाएंगे। आज समय की सीमा है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सभाओं में जाना है। मैं आप सब लोगों को कुछ बातें याद दिलाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आपको याद होगा देश की आज़ादी के 64-65 वर्षों के बाद, क्योंकि आज लगभग 76 वर्ष हो गए, आज से 10 साल पहले इस देश में जो सबसे छोटी महत्वपूर्ण जरूरत थी, आम महिलाओं के लिए, आम बहनों के लिए, आम माताओं के लिए शौचालय भी नहीं था। आज मैं 1991 से विधानसभा में हूं। 2017 से पहले मुझे याद है यहाँ पर हमारे कई लोग बैठे हुए थे जो 17 से पहले विधायक थे, तो कहा जाता था कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के एक एक विधायक को 10-10 मकान मिलेंगे और 10-10 की सूची दे दीजिए। मेरे ख्याल है ये बीते समय की बात होगी। आज जिसको आवश्यकता होती है उसको प्रधानमंत्री आवास मिलता है, जिसको जरूरत होती है उसको मुख्यमंत्री आवास मिलता है। लाखों करोड़ों की संख्या में हम सब लोग जहां कहीं भी जाए, जिस भी गांव में जाए, हम सब लोगों को देखेंगे। आज हम सब लोगों को देखने को मिलता है, हमारे बगल में बुंदेलखंड है। लोग कहा करते थे कि बुंदेलखंड में तो पानी आ ही नहीं सकता। हर घर नल, हर घर जल की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लागू किया। उसके कारण आज लोगों के मन के अंदर विश्वास उठ गया। मैं इस बात को कहता हूं कि 2014 से पहले, देश की आजादी के बाद से लेकर 2014 से पहले नेताओं के ऊपर से विश्वास उठ चुका था। लोग कहते थे कौरव होए हमें कहानी, जो भी हो जाए सभी एक जैसे, किसी ने भी काम नहीं करना। एक आशा और एक उम्मीद के साथ 2014 में ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने आया जिससे लोगों ने उम्मीद बताई कि शायद ये व्यक्ति कुछ कर सकता है। 2014 के बाद इन 10 वर्षों के कालखंड के अंतर्गत जिस व्यक्ति से उम्मीद थी, आज उस व्यक्ति से विश्वास है और उस विश्वास को और पक्का करने का काम प्रदेश में अगर किसी ने किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां शाम के समय भी कहीं जा सकती है। ये पहले 2014 से पहले गुजरात के लिए लोग कहते थे कि वहां पर बहन बेटियां जा सकती हैं, क्यों भी उनको छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। हम सबको पता है हमारे मुख्यमंत्री जी का जो ऐलान है कि किसी ने भी हमारी बहन और बेटी की तरफ निगाह उठाई तो उसका क्या हश्र होता है, ये हमने विगत 7 वर्षों के उत्तर प्रदेश में देखा है। कोई साहस नहीं कर सकता बदतमीजी करने का, और इस प्रकार के अपराधियों का जहां पर जगह होनी चाहिए वहां पर उनको भेजने का काम किया जाता है। मैंने कहा ना कि मैं बहुत सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के उस 7 वर्षों के कालखंड के लिए और 10 वर्षों के कालखंड में माननीय मोदी जी का बताना शुरू करूंगा तो बहुत समय लगेगा। अभी 2-3 दिन पहले हम सब लोगों ने टीवी में देखा कि इंडिया अलायंस के नेताओं ने कहा, उनके कार्यकर्ताओं ने कहा भारत माता की जय का नारा नहीं लगाएंगे। अभी यहाँ पर दिनेश राय जी भारत माता की जय नारा लगा रहे थे। यहाँ पर जनता, यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है, भारत माता की जय नारा लगा। उन्होंने कहा ये क्यों नहीं लगाओगे? उन्होंने कहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा है, ये बीजेपी की सभा है। तो मैंने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है, इसलिए भारत माता की जय लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश की आजादी का अगर एक नारा था वो भारत माता की जय का था। अगर भगत सिंह का एक नारा था तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, तो भारत माता की जय का नारा था। अगर उधम सिंह ने जनरल डायर को लंदन में जाकर मारा था तो उसका एक नारा था, भारत माता की जय का नारा था। जो भारत माता की जय का नारा नहीं लगा सकते उसको भारत में रहने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को सार्वजनिक रूप से कहूंगा, क्योंकि भारत हमारी मां ही नहीं, हमारी पालन पोषण है। और भारत माता के सच्चे सपूत श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का आज 13 तारीख को जिस समय हम लोगों ने वोट डालना है, एक एक वोट उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करेगा और एक एक वोट इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बनाने के लिए हमारा सहयोग करेगा। 13 तारीख को हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकले। मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं, हम सब लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम सबको मालूम है कि अकबरपुर लोकसभा हमने पिछली बार जितने वोटों से जीती थी उससे ज्यादा वोटों से हमारे को जीतनी है।
तो ज्यादा वोटों से तब जीत पाएंगे जब हम घर से बाहर निकलेंगे और अपने क्षेत्र में सभी लोगों को ले जाकर पोलिंग बूथ के ऊपर जाकर खड़ा कर देंगे। और मुझे विश्वास है कि जो भी राष्ट्रभक्त पोलिंग बूथ के ऊपर जाएगा वो कमल का बटन दबाकर इस देश को प्रगति के पथ के ऊपर आगे ले जाने का प्रयास करेगा। जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री ने 2047 का लिया देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने का, आपका वोट उसके लिए होगा, आपका वोट इस विकास के लिए होगा, तो आपका वोट सुरक्षा के लिए होगा और आपका वोट इस प्रगतिशील प्रदेश को आगे बढ़ाने के साथ इस देश के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए होगा। मैंने कहा मेरे पास बहुत सारी बातें हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे स्थानों के ऊपर आज भी अभी भी जाना है। वो रोज हम सब लोग देखते हैं कि कहाँ उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व हम सब लोग को मिलता है। मैं पुनः एक बार आपसे निवेदन करता हुआ कि 13 तारीख को अधिक से अधिक वोट डालकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़े भाई श्री देवेंद्र सिंह जी भोले को जिताएं और केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ उठाकर नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं ऐसे तपस्वी का गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए हम इतनी दूर दूर से आए हैं कि वो आए और अपने ओजस्वी सारगर्भित सनातनी भाषा के द्वारा हम सब लोगों को अनुरोध करें। पूज्य योगी आदित्यनाथ भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री राकेश सचान जी, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, माननीय विधायकगण श्रीमती नीलिमा कटियार जी, श्री अभिजीत सिंह सांगा जी, श्रीमती सरोज कुरीन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती स्वप्निल वरुण जी, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, पूर्व मंत्री श्रीमती अरुणा कोरी जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री देवेश कोरी जी, पूर्व सांसद श्री आस्करण संखवार जी, जिलाध्यक्ष कानपुर देहात श्री मनोज शुक्ला जी, जिलाध्यक्ष कानपुर ग्रामीण श्री दिनेश कुशवाहा जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक शिवेंद्र पासवान जी, राम प्रकाश कुशवाहा जी, पूर्व विधायक श्री विजय सचान जी, ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव जी, प्रमोद जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में घाटमपुर और बिठूर से उपस्थित अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इस पावन धरा को, जिस पावन धरा में मां कुष्मांडा देवी की कृपा और दुर्वासा ऋषि की तपोभूमि होने का सौभाग्य जिस पावन धरा को प्राप्त हुआ हो, अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारियों को जिस धरा ने जन्म दिया हो, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव 2024 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं और
चौथे चरण में आपको भी मतदान करना है। अब तक लोकसभा 2024 के आधे चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तस्वीर और रुझान इस बात को बताते हैं कि पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। बहनों और भाइयों, फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के इस नारे ने ऐसा जादू किया कि विपक्षी दल चारों खाने चित्त हो गए। और जब उनको कुछ नहीं उनकी समझ में आ रहा है, तब वे भारत के खिलाफ ही साजिश करने में लिप्त हो गए हैं। अब तक की तस्वीर स्पष्ट है। आपने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के नेताओं के बयान को पढ़ा होगा, उसको जाना होगा। चुनाव स्पष्ट हो चुका है। एक तरफ राम भक्त है और दूसरी तरफ रामद्रोही है। राम भक्त राष्ट्रभक्त भी है और इसीलिए तो देश के अंदर आवाज आ रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यही कारण है और यह भी तय है, सनातन सत्य है कि रामद्रोही का पतन तो हमेशा ही हुआ है। और बहनों और भाइयों, 2024 का ये लोकसभा चुनाव एक बार फिर से इस शाश्वत सत्य की पुष्टि करने वाला है जब 4 जून को परिणाम आएगा। और इसीलिए आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। ये कानपुर की धरती तो वैसे भी पौराणिक भी है, ऐतिहासिक भी है। याद करिए आजादी की लड़ाई के उस कालखंड को, जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ संघनाद किया था, तो यही पिठूर से त्यागता टोपे के नेतृत्व में सहायता वहां के लिए प्रारंभ हुई थी। बहनों और भाइयों, यहाँ के लोगों ने देश की आजादी को हमेशा प्राथमिकता दी और उसी प्राथमिकता को ध्यान में रखने के लिए ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है, केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस बात को भी साबित करने वाला है, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में जिस नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, इस नए भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की श्रेणी में ले जाकर के दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है। राम भक्त जहां इस ओर लगे हैं, वही रामद्रोही आपस में लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। पहले जाति के नाम पे लड़ाएंगे, फिर क्षेत्र और भाषा के नाम पर लड़ाएंगे, आतंकवादियों को महिमा मंडन करेंगे, माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार एरोप बनाएंगे और फिर इसके बाद अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर कहेंगे तो आपस में ही लड़ रहे हैं। जब तक इनका मामला ठीक नहीं होता तब तक इनके अधिकारों को हम अल्पसंख्यकों को दे देते हैं और यह काम कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट के समय कर चुकी है। याद करिए, जब कांग्रेस की 2004 से लेकर 2014 तक सरकार थी, उस सरकार के दौरान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी बिना मांगे उन्हें समर्थन कर रही थी। तब उन्होंने एक प्रयास किया था, पहले रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन गठित किया। कमीशन ने रिपोर्ट दी कांग्रेस के नेता और चेयरपर्सन के कहने पर कि पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण में 6% काट करके मुसलमानों को दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उस समय विरोध किया था और कहा था धार्मिक आधार पर देश के अंदर आरक्षण नहीं हो सकता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस बात के लिए सख्ती से कहा है संविधान में कि भारत के विभाजन का कारण
मत मजहब और धर्म बना था, इसलिए फिर से भारत को हम धार्मिक आधार पर विभाजन नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के भारी विरोध के बाद कांग्रेस को वह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा था। बहनों और भाइयों, फिर इन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी का एक कमीशन गठित किया। जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने भी यही रिपोर्ट दी कि भैया धार्मिक आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दे सकते। तो कांग्रेस की साजिश का क्या था कि अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में हिस्सा काटने के लिए इन लोगों ने उस समय क्या किया, कहा कि मुसलमानों की ही कुछ जाति को एससी एसटी में शामिल कर दिया जाए। हम तो समझ गए थे कांग्रेस की साजिश को, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा विभाजन की राजनीति की है। ये विभाजन की राजनीति, बहनों और भाइयों, विभाजन की राजनीति किस कदर की थी इन्होंने। ये विभाजन की राजनीति आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश का बंटवारा किया इन्होंने, लगातार देश के अलग अलग भागों में आतंकवाद, नक्सलवाद को पनपाने का काम किया था। और जब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, तब जाकर के सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी लागू नहीं हो पाई। अब कांग्रेस उसे फिर से लागू करना चाहती है और इसलिए उसने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम इस प्रकार के आरक्षण को देने का प्रावधान करेंगे। बहनों और भाइयों, कल आपने इंडी गठबंधन के महत्वपूर्ण नेता के बयान को पढ़ा होगा, जिसमें उसने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। कहा है ना। बहनों और भाइयों, ये क्या साबित करता है? ये देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा परम राम भक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी का निधन हुआ। समाजवादी पार्टी ने एक शब्द नहीं कहे, संवेदना का एक भी शब्द उनके पास नहीं था। और बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग जब प्रयागराज में राज्यपाल की हत्या हुई थी, तब भी इनके पास संवेदना के शब्द नहीं थे। केंद्र में कांग्रेस थी, प्रदेश में समाजवादी पार्टी थी। ये जो नापाक गठबंधन है, स्वार्थी गठबंधन है, तब भी था। उमेश पाल की हत्या हुई प्रयागराज में, हम लोगों ने तब भी कहा था एक गरीब के बेटे को, एक पिछड़े के बेटे को अगर किसी ने मारा है तो माफिया मिट्टी में मिलेगा। और बहनों और भाइयों, माफिया मिट्टी में मिला। और साथ साथ आपने इनके चरित्र को देखा होगा, जो सरदेव कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि नहीं देती जो समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस, वो माफिया के घर फातिया पढ़ने के लिए गए थे। आपने देखा ना इनका। आप सोचो, आपके प्रति इनकी संवेदना नहीं, इनकी संवेदना माफिया के प्रति है, इनकी संवेदना रामद्रोहियों के प्रति है। और इसीलिए हम आपको सावधान करने के लिए आए हैं। ये चुनाव भारत को बनाने का चुनाव है। आपका एक वोट नए भारत का दर्शन करा रहा है। 2014 में आपने मोदी जी के समर्थन में अपना मत दिया, आपका वोट पड़ा, परिणाम हम सबके सामने है। एक नया भारत दुनिया में सम्मान प्राप्त कर रहा है, देश की सीमाएं सुरक्षित है, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है और विकास के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं। मुझे बताया गया, यहां पर पहले भी बताया गया था और हम सर्वे भी करा रहे हैं कि अगर यहां पर गन्ने की गुंजाइश होगी तो चीनी मिल लगाने की जो कार्रवाई हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है, हम जरूर इथेनॉल और शुगर कॉम्प्लेक्स की इस व्यवस्था को सर्वे की रिपोर्ट आने के साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और बहनों और भाइयों, ये विकास आज जो डिफेंस कॉरिडोर के रूप में हो रहा है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में तमंचे बिकते थे यहां, आज तोपें बनेंगी देश की सुरक्षा के लिए, आज तोप बनेगी यहां पर। महाना जी उस समय औद्योगिक मंत्री थे जब डिफेंस कॉरिडोर का हम लोगों ने शिलान्यास कराया था प्रधानमंत्री जी से। आज यहां पर बनी
बनी हुई तोप जब सीमा पर गरजेगी तो कानपुर का भी नाम उसमें आएगा, उत्तर प्रदेश का भी नाम आएगा। और जब दुश्मन देश के लोग धराशायी होंगे तो उसके साथ भारत माता की जयकारा के साथ आपका भी नाम आएगा, आपके क्षेत्र का नाम भी आएगा कि वाह, ये यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में बनी हुई तोप है, वहां बना हुआ गोला है। अभी पिछले दिनों तो मैं आया था ना आपके यहाँ पे, एक कारखाने का उद्घाटन करने के लिए मैं आया था यहाँ कानपुर में, और उस समय हम लोगों ने यहाँ पे जो गोला बारूद तैयार होता है, आज जो केवल भारत के लिए नहीं दुनिया को जा रहा है कानपुर में बना हुआ गोला बारूद। और बहनों और भाइयों, ये केवल भाजपा कर सकती है। और गरीब कल्याणकारी की बात तो क्या, कितनी योजनाएं बनी है, राशन फ्री, उपचार फ्री, बेटी की शादी के लिए पैसा दिया जा रहा है, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई फ्री, उसको अलग से अनुदान भी देने की व्यवस्था कर दी गई है। और बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने के साथ साथ आज सरकार ने यह भी व्यवस्था कर दी है कि अब व्यापारी से कोई रंगदारी नहीं वसूली कर सकता, बल्कि व्यापारी को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ करके आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, मैं आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। जो लोग देश का विभाजन करने के जिम्मेदार हैं, वे आगे भी आपको जाति के नाम पर बांट करके फिर से देश के अंदर उस प्रकार का माहौल पैदा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमें तो मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। और मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये कांग्रेस और सपा के लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर पाते क्या? क्या कर पाते क्या? माफियाओं से और आतंकवादियों से लोग निपट पाएंगे क्या? जयापाल और राजूपाल की पत्नी को, पूजा पाल को क्या ये लोग न्याय दिला पाते क्या? बहनों और भाइयों, इनके बस का नहीं। ये सब माफियाओं के सामने घुटना टेकने वाले हैं। और आज सरकार कैसे माफिया को ठिकाने लगा करके उसके गले में तख्ती डालने के लिए माफिया मजबूर हो गया है। कहता साहब जान बकस दो बस एक बार, आगे से कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो व्यापारी और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए। बहनों और भाइयों, प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और इसमें सेल लगाने की किसी को छूट नहीं देंगे। कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना हो, अगर उसने सेल लगाई तो हम केवल रामलला को ही विराजमान नहीं करते, माफिया और अपराधियों की राम नाम सत्य है कि यात्रा को भी निकालने की तैयारी करते हैं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आया हूं मैं आपसे कहने के लिए कि अकबरपुर एक तो नाम ही ऐसा है कि बार बार बोलने में भी संकोच लगता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहूंगा, ये चीज बदल लेगी। गुलामी के निशानों को समाप्त करना है, विरासत का सम्मान करना है, विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। और उसी को जोड़ने के लिए आज हम लोग आए हैं। विरासत और विकास और गुलामी के चिन्हों को समाप्त करने का जो अभियान भारत के अंदर प्रारंभ हुआ है, हम भी अपने एक बोर्ड से इसमें सहभागी बन सकते हैं। सहभागी बनेंगे? थोड़ा जोर से, जहां तक आवाज जा रही है वहां तक। आप भी जो लोग बाहर हैं, आप धूप में हैं, आपका अभिनंदन, लेकिन आप भी मुझे बताइए, और सड़क की तरफ भी जो लोग हैं वे लोग भी मुझे बताइए, सभी लोग सहमत है ना? विरासत और विकास साथ साथ चलेगा, गुलामी के अंशों को समाप्त करेंगे ना, तो फिर ये मोदी की गारंटी है, ये होकर रहेगा। और इसीलिए 13 मई के लिए अभी से आप भी भोले बन जाइए। मोदी जी का प्रतिनिधि बन जाइए, घर घर जाइए, घर घर जाइए,